हाँ, तो अपन बात कर रहे थे यूट्रस की। तो अब अपन आ गए थे यूट्रस के पार्ट्स पे कि यूट्रस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यूट्रस के 3 पार्ट अपन ने पढ़ चुके हैं वैसे अभी नाम तो। अच्छा, फिगर ऑफ 8 वापस समझना है। ठीक है, समझाता हूँ। तो फिगर ऑफ 8 मसल, तो यूट्रस में अपन ने देखी 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है। मायोमेट्रियम में आउटर साइड यानी पेरीमेट्रियम की साइड वाली जो मसल्स होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। ठीक है। और अंदर की ओर यानी एंडोमेट्रियम की ओर होते हैं जो है फिगर ऑफ 8 या ओब्लिक मसल्स। ठीक है। फिगर ऑफ 8 मसल्स को कहते हैं जैसे ये अपनी यूटेराइन आर्टरीज हो गई। ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई होगी यूटेराइन की। तो यहाँ पर जो ये मसल फाइबर है वो इसको, जैसे डीएनए कवर नहीं होता या 8 नहीं बनता 8, उसकी तरह से इस तरह से जो है आर्टरीज को कवर करते हैं। ठीक है। ये कवर कर लिया, इसीलिए इनको फिगर ऑफ 8 मसल्स कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग पीपीएच, ठीक है, जैसे आफ्टर डिलीवरी अगर पीपीएच हो रहा है किसी को, पीपीएच अपन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, टॉपिक आएगा आपके सेकंड पेपर का, अपन सेकंड पार्ट करेंगे जब, तो उस वक्त आएगा एक केस पीपीएच का। पीपीएच क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी अगर फीमेल के वजाना से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको पोस्ट पार्टम हेमरेज यानी पीपीएच कहा जाता है। ठीक है। अब पीपीएच को रोकने के लिए जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, लेडी को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। रक्त स्तंभक औषधियां देते हैं वो बात अलग है, बाकी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने से क्या होती है कि कॉन्ट्रेक्शन होते हैं यूट्रस में। यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है उसकी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन। और यूट्रस की सबसे मस्कुलर लेयर कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। ठीक है। जब मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इन फिगर ऑफ 8 मसल्स में भी कॉन्ट्रेक्शन होगा। कॉन्ट्रेक्ट मतलब संकुचित होना। मसल जब संकुचित होंगी तो यहाँ पर इनमें टेंशन बढ़ेगा। ठीक है। कॉन्ट्रेक्ट खिंचाव बढ़ेगा, खिंचाव के कारण जो ये अंदर आर्टरीज हैं इनको ये कंप्रेस करेंगी, दबाएंगी। अब आर्टरी दबेगी तो खून ऑब्वियसली ब्लीडिंग रुकेगी। ठीक है। मान लो ये नाली है। ठीक है। अब इस नाली में आपने यहाँ पे बीच में पत्थर रख दिया, तो क्या इस नाली का जो पानी है वो आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। वैसे ये पत्थर मान लो एक तरह से मसल्स कि ये ब्लॉक कर देती है इस आर्टरी को, ताकि आगे जाके ब्लीडिंग नहीं हो। ठीक है। तो इस तरह से जो है पीपीएच को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है। तो ये समझ में आया फिगर ऑफ 8 मसल कि जो अपनी मस्कुलर लेयर है मायोमेट्रियम, उसके 2 पार्ट है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और जो इनर साइड में होती है वो अपनी होती है फिगर ऑफ 8 मसल। फिगर ऑफ 8 मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 8 की तरह जो है ये दिखाई देती है, क्रिस क्रॉस मेथड से जो है ये अरेंज होती है। ठीक है। इसको लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस भी बोला जाता है। जब ऑक्सीटोसिन दिया जाता है पीपीएच के समय तो इनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण ये यूटेराइन आर्टरी को कंप्रेस कर देते हैं और कंप्रेशन के कारण जो है ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है। समझ में आ गया? अब अपन करते हैं पार्ट्स ऑफ यूट्रस। ठीक है। पार्ट ऑफ यूट्रस में अपन ने 3 पार्ट पढ़े थे, कॉर्पस या कॉर्नुआ। ठीक है। दूसरा स्थमस और तीसरा सर्विक्स। कॉर्नुआ के 2 पार्ट थे, फंडस और बॉडी कैविटी। जैसा कि मैंने बताया था ये अपने, एक सेकंड में वापस बना देता हूँ। बोस की डायग्राम अच्छी है पर फोन खराब है। ठीक है। पहला ये हो गया फंडस पार्ट। ठीक है। और ये होगी बॉडी कैविटी। तो ये पहला अपना कॉर्पस पार्ट हो गया, कॉर्नुआ पार्ट हो गया। कॉर्नुआ कैसे याद रह जाएगा आपको? क्योंकि कॉर्नुआ जो था अपना क्या था? बॉडी और फंडस का जंक्शन या फिर यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब का जंक्शन। ठीक है। ये कॉर्नुआ था। ठीक है। फिर ये जब आगे आते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो ये जो भाग है ये भाग लोअर पार्ट जो होता है ये होता है सर्विक्स। सर्विक्स का अंदर वाला जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरनल ओस, आईओएस। और जो ये बाहर वाली ओपनिंग होती है जो वेजाइना में खुलती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, ईओएस। ठीक है। तो इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस, सर्विक्स समझ में आ गई। तो बॉडी कैविटी और इंटरनल ओस के बीच का ये जो छोटा सा पार्ट होता है 0.5 सेंटीमीटर का, इसको बोलते हैं स्थमस। ठीक है। तो अपन ने देख लिया कॉर्नुआ पार्ट, ठीक है, स्थमस पार्ट और सर्विक्स पार्ट। तो ये यूट्रस के 3 भाग हो गए।
और ये आगे चल के वेजाइना से जो है कनेक्ट होते हैं, ठीक है, आउटर साइड में। तो ये हो गया आपने। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पस की। बॉडी इज द अपर पोर्शन, कॉर्पस इज द अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। फंडस इज ए डोम शेप टॉप ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये बताया कॉर्पस में जो बॉडी भाग होता है वो अपर पोर्शन होता है यूट्रस का, उसमें भी जो है फंडस पार्ट जो डोम शेप टॉप होता है, जो मैंने अभी बनाया था एक डोम शेप टॉप यूं, ठीक है, ये जो होता है ये फंडस होता है, ठीक है, यूट्रस का ऊपर वाला भाग। तो ये फंडस हो गया। इट इज सॉलिड नॉट होलो। जो फंडस पार्ट है वो सॉलिड होता है और होलो नहीं होता है, ठीक है, बाकी पार्ट्स की तरह। फंडस होता है 1.5 सेंटीमीटर लेंथ का और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है। बॉडी कैविटी सबसे बड़ा और लार्जेस्ट पार्ट होता है 3.5 से 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। अब चूंकि होलो स्पेस है और सबसे बड़ा स्पेस है तो इम्प्लांटेशन यही होगा, तो ये इसलिए इसका यूज इम्प्लांटेशन में आता है। कॉर्पस इज नियरली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। तो ये अपर यूटेराइन सेगमेंट भी कहलाता है, ठीक है। यूट्रस का अपर पार्ट भी कहलाता है। इसके दो अलग भाग होते हैं, फंडस और बॉडी कैविटी। फंडस का है डोम शेप होता है, और बॉडी कैविटी जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है। स्टमक 0.5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस होता है और इंटरनल होस्ट के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, सबसे लोएस्ट सेगमेंट होता है यूट्रस का, सिलेंड्रिकल टू कॉनिकल इन शेप होता है, वेजाइना इससे अटैच होता है। इसमें दो ओपनिंग होती है, यूटेराइन ओपनिंग को इंटरनल ओस और वेजाइनल ओपनिंग को एक्सटर्नल ओस बोलते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एंडो सर्विस और एक्टो सर्विस। एक्टो एक्टो मतलब बाहर वाला, तो मतलब वेजाइनल पार्ट हो गया। एंडो मतलब अंदर वाला, तो सुप्रा वेजाइनल, सुप्रा वेजाइनल मतलब अंदर वाला भाग, एक तरह से मान लो वेजाइना के ऊपर वाला, ठीक है। तो सुप्रा वेजाइनल पार्ट, तो ये एंडो सर्विक्स हो गई, ठीक है। मतलब इसने ये बता रखा है, मान लिया जैसे मैंने ये यूट्रस का लोअर पार्ट बना रहा हूं, ये वेजाइना है, ठीक है। तो वेजाइना के पास वाला जो पार्ट है सर्विक्स का, उसको बोलते हैं एक्टो सर्विस, ठीक है। और उसके अंदर वाला जो भी सर्विक्स का भाग है उसको बोलते हैं एंडो सर्विक्स, ठीक है। समझ में आ गया एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स, ठीक है। तो अपन इसमें क्रम देखते हैं, इनर टू आउटर। सबसे अंदर होता है यूट्रस, फिर इंटरनल ओस आ जाता है, फिर सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस और फिर वेजाइना। ये इनर टू आउटर अपन चलते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई देखते हैं यूट्रस की, तो कौन कौन सी होती है। आर्टीरियल सप्लाई में यूटेराइन आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल वेसिकल, सुप्राफेसिकल आर्टरी, और ओवेरियन और वेजाइनल आर्टरी, ठीक है। ये आर्टीरियल सप्लाई होगी, वेनस सप्लाई, इंटरनल इलियक वेन, ठीक है। लिम्फेटिक सप्लाई देखे तो बॉडी को लिम्फेटिक सप्लाई कौन कौन सी आती है, प्री एओर्टिक और इंटरनल लेटरल एओर्टिक, ठीक है। सुपरफिशियल इंगुइनल ग्लैंड, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक ग्रुप, ये जो है बॉडी को सप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल इलियक और ऑब्ट्यूरेटर लिम्फ नोड्स, ये सर्विक्स को करता है। और इंटरनल इलियक और सेक्युलर ग्रुप्स, ये सर्विक्स को जो है लिम्फेटिक सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है। सिंपैथेटिक में T5 T6 और T10 to L1, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक होती है S2 S3 S4। ये आपको नर्व सप्लाई याद रखनी है। अब बात करते हैं यूट्रस का फंक्शन क्या है। जो अपन ने पढ़ा था आयुर्वेद में वही फंक्शन है। गर्भ जहाँ पे स्थित होता है, ठीक है, शेल्टर मतलब गर्भ का जहाँ पे पोषण होता है, न्यूट्रिशन मतलब गर्भ जहाँ पे जो है स्थित होता है उसमें इम्प्लांटेशन भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन, आर्तव का जो है वहन करने वाला, वो भी गर्भ होता है, गर्भाशय होता है। तो मेंस्ट्रुएशन फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मिनोपॉज, ये इसका काम है। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एंडोमेट्रियम ही तो शेड ऑफ होती है उसमें, तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन। फिर ट्रांसमिट स्पर्म टू द ल्यूमेन ऑफ द ओविडक्ट, कि स्पर्म का जो ट्रांसमिट करता है ऊपर की ओर ओविडक्ट की ओर। इम्प्लांटेशन और प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू फीटस, ये इसके काम हो गए। तो ये अपने यूट्रस कंप्लीट हो गया। फिर अपन बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब के पर्याय यानी जो है अलग अलग सिनोनिम्स क्या क्या है, सेल्फिंग्स, ओविडक्ट और मुलेरियन डक्ट, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स आप देखेंगे, सेल्फिंजाइटिस, आइटिस मैंने बताया था इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के लिए था, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ओविडक्ट। सेल्फिंगोस्कोपी, स्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन पढ़ा था अपन ने, तो विजुअलाइजेशन ऑफ ओविडक्ट। फिर सेल्फिंगेक्टोमी, एक्टोमी मतलब रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड सेल्फिंगेक्टोमी, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब के बारे में अपन पढ़ते हैं। मस्कुलर ट्यूब होती हैं,
प्रेजेंट होती है यूट्रस के दोनों साइड में, ठीक है, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस। नियरली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल होती है, मतलब कैनाल मतलब नाली जैसी स्ट्रक्चर। टू ओपनिंग्स होती है इसमें, एक तो यूट्रस में खुलती है कॉर्नो ऑफ यूट्रस पे, ठीक है, लेस देन 1 mm डायमीटर होता है यहाँ पे। दूसरी पेल्विक क्लोज टू ओवरी, ओवरी के पास अपन ने देखी ना फिम्बरी और वो सब इनफंडिबुलम पार्ट, तो वो होता है अपना डिस्टल पार्ट, तो वो 3 mm डायमीटर वाला होता है, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन रहा है आपके एग्जाम में। ओविडक्ट के जो पार्ट्स लिखिए, तो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला इंटरस्टिशियल 1.25 सेंटीमीटर लेंथ का वाला होता है और 1 mm डायमीटर वाला होता है, जो अपने यूट्रस के पास वाला होता है, ठीक है। फिर दूसरा इस्थमस 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और तीसरा एम्पुला, एम्पुला क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है, 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और फर्टिलाइजेशन एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे होता है। अब आपको ये बड़ी एक चीज कंफ्यूजिंग रहेगी, कई बुक आप पढ़ोगे वहां पे बोलेगा कि एम्पुला में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, कई जगह आपको मिलेगा एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे। तो एग्जैक्ट आंसर इसका एम्पुला इस्थमस जंक्शन ही होना चाहिए, पर क्या होता है कि वो तो डिपेंड करता है ओवम की पोजीशन उस वक्त क्या है। इन जनरल एम्पुला पार्ट या एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे जो है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, टेक प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट एम्पुला। और चौथा पार्ट इनफंडिबुलम, जो ओवरी के पास वाला होता है, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 3 सेंटीमीटर डायामीटर होता है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी प्रेजेंट होते हैं 25 से 30 इन नंबर, कि 25 से 30 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ प्रेजेंट होता है। एक बड़ा फिम्बरी प्रेजेंट होता है जिसको ओवेरियन फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है? ओवम को जो है आगे ट्रांसफर करना ओविडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये अपना ओविडक्ट के चारों पार्ट अपन ने देख लिए। फिर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सीरस होती है, मस्कुलर होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये तीनों तरह की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। फिर इसकी सप्लाईज देख लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई यूटेराइन और ओवेरियन आर्टरी होती है। वीनस सप्लाई पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस से जो होती है ओवेरियन वेन के थ्रू जो है वीनस सप्लाई होती है। लिम्फेटिक पैरा एयोर्टिक लिम्फ नोड्स करती है, और यूटेराइन और ओवेरियन नर्व्स जो है इसको सप्लाई करती है। फंक्शन क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन तो हो ही गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम हो गया, ठीक है। और ओवम को जो है पिक करके और जो है यूट्रस तक पहुंचाना, ये इसका काम हो गया, ठीक है। ओवम को नरिश करना, उस रास्ते के दौरान खाने पीने को भी तो चाहिएगा ओवम को, तो नरिशमेंट किससे मिलेगा? वो ओविडक्ट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। देखो, पिकिंग अप ओवरी, ये ओवरी नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, ये इसको ओवम पढ़ना, ठीक है ना, ये ओवम है। पिकिंग अप ओवम फ्रॉम ओवरी एंड ट्रांसपोर्ट इट टू यूटेराइन कैविटी, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस टू नरिश द ओवम एंड कीप द मीडिया सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ओवम का नरिश करना और फर्टिलाइजेशन के लिए जो है एनवायरमेंट या मीडिया को सुटेबल बनाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू द साइट ऑफ ओवम, यानी एम्पुला भाग तक स्पर्म को पहुंचाना। गिविंग ग्राउंड फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए स्थान प्रोवाइड करना। ट्रांसपोर्टिंग फर्टिलाइज ओवम टू द यूट्रस, कि फर्टिलाइज जब ओवम हो जाता है यानी जाइगोट बन जाता है, तो उसको आगे ट्रांसफर करना यूट्रस तक, ये इसका काम हो गया। तो इस तरह से अपना फेलोपियन ट्यूब भी कंप्लीट होता है। अब आता है अपना चौथा और आखिरी, ओवरी। ओवरी क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। फीमेल गोनाड्स होते हैं, आपको पता ही है। किसका काम क्या है? ओवम को रिलीज करना और रिलीज ऑफ ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को जो है सिक्रीट करना, ताकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है डेवलप हो सके, ठीक है। मेजरमेंट क्या है? इसकी भी मेजरमेंट बहुत सिंपल है, 321। लेंथ, विड्थ और थिकनेस, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है? 2 से 3 ग्राम या 0.14 से 0.30 ऑन्स, ठीक है। ये इसका मेजरमेंट हो गया। अब इससे दो हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है इस पे क्वेश्चन कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कार्य लिखिए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का क्या काम है? हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करना इसका काम है। एस्ट्रोजन हेल्प इन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड बियरिंग, कि भाई इसका जो दूसरा काम क्या बताया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन करना। फिर तीसरा, हेल्प इन कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में भी काम करता है। और चौथा, ऑन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट
एस्ट्रोजन कॉज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, कि एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन भी होता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। कई बार ये फंक्शन जो है कुछ गर्ल्स में जो है वो थोड़ा हार्मफुल भी हो जाता है। जैसे उनके क्या है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होने के कारण ब्रेस्ट में पेन वगैरह होना, टेंडरनेस होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, और प्रिकिंग सेंसेशन होना, ये सब जो है वाटर रिटेंशन या फ्लूइड रिटेंशन के कारण हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एस्ट्रोजन का ये फंक्शन भी है, और एक मतलब डिजीज भी कर सकता है ये इस तरह की। ठीक है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ये एस्ट्रोजन के फंक्शंस अपन ने देख लिए। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी को स्टेबल रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बनाए रखने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस जब मैक्सिमम होगी, उस वक्त प्रोजेस्टेरोन भी पीक पर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वहां पर उसकी इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, तो यही बता रखा है यहाँ पे, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहता है। प्रिपेयर बॉडी फॉर कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी, रेगुलेशन ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसमें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का रोल होता है। प्लेज रोल इन सेक्सुअल डिजायर, इस सेक्सुअल डिजायर में भी इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का रहता है योगदान, वैसे ही फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन का रहता है। प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट्स ब्लड वेसल्स टू सप्लाई एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये क्या है कि ब्लड वेसल्स को सप्लाई इंक्रीज करने के लिए बोलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन जो है चाइल्ड को, फीटस को जो है पहुंच पाए थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ओवरी भी आज कंप्लीट होता है। कल बात करेंगे सपोर्ट ऑफ यूट्रस और पेल्विस इनकी। ठीक है, आज के दिन यहीं तक पढ़ेंगे। अब मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले कल अपन ने एक्सटर्नल जेनिटल्स पढ़ लिए थे, उसके बाद अपन ने कही थी आप अंदर जाएंगे और इंटरनल जेनिटल्स के अपन जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपना आता है, जैसे ही वल्वा से अंदर जाते तो वेजाइना। वेजाइना के बारे में बताया था, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। दो दीवार होती है, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है और एसिडिक होता है। ठीक है, पीएच, पीएच एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वेजाइना में, जिसको डोडरलिन बेसिलाई कहते हैं। वेजाइना में जो है सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ये तोड़ता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, इसलिए जो है पीएच मेंटेन रहता है। ठीक है, अब ये पीएच प्यूबर्टी से पहले और मेनोपॉज के बाद जो है न्यूट्रल या एल्केलाइन हो जाता है। फंक्शन अपन ने वेजाइना के देख लेते, कोइटल एक्ट करता है, एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट करता है, एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड करता है, और कम्युनिकेटिंग चैनल होता है इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल्स के बीच का। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी यूट्रस की। यूट्रस मस्कुलर होलो ऑर्गन था, इसके 3 पार्ट थे, कॉर्पस, इस्थमस और सर्विक्स। कॉर्पस के फिर 2 पार्ट थे, फंडस और बॉडी कैविटी। यूट्रस मैंने बताया था कि ब्लैडर और रेक्टम के बीच पाया जाता है। मेजरमेंट बता दिए थे 7.5, 5 और 2.5। ठीक है, वेट बता देता है एवरेज 50, 40 से 80 नॉर्मल, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 900 ग्राम्स टू 1 kg। यूट्रस में फिर 2 एंगल बताए थे, एंटी वर्टेक्स और एंटी फ्लेक्सन। एंटी वर्टेक्स था 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, वो किसके बीच था? लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना एंगल विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस इज 90 डिग्री। ठीक है, फिर एंटी फ्लेक्सन बताया था कि यूट्रस का बॉडी का उसकी सर्विक्स के साथ जो एंगल बनता है 120 डिग्री का, उसको एंटी फ्लेक्सन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों अपन ने बात कर ली थी। फिर रेट्रोवर्ट मतलब राइट साइड में जो है हल्का सा टिल्टेड होता है यूट्रस, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बात की थी पाउच ऑफ डगलस के बारे में। तब मैंने बताया था एक डायग्राम याद रखना, आगे ब्लैडर बना देना, उसके बीच एक पाउच, फिर आप लिख देना वो यूट्रस, थोड़ा सा वही वो ब्लैडर के ऊपर सहारा लिए हुए। ठीक है, फिर एक और पाउच बना देना, फिर रेक्टम बना देना। फिर आगे वाले पाउच जो ब्लैडर और यूट्रस के बीच था उसको वेसिको यूटेराइन पाउच कह देना, और जो पीछे रेक्टम और यूट्रस के बीच का पाउच है उसको पाउच ऑफ डगलस या रेक्टो यूटेराइन पाउच बोल देना। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? कल्डेसेंटेसिस में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने में। इससे एक फ्लूइड एस्पायर करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, तो अपन को मिल जाता है रिजल्ट कि भाई ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है या नहीं। फिर मैंने बात की थी वो फिगर ऑफ 8 मसल्स की। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मसल्स 8 की पोजीशन में जो है होती है मायोमेट्रियम की। इसका काम क्या होता है? पीपीएच के दौरान जब ऑक्सीटोसिन दिया जाता है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये मसल जो है यूटेराइन आर्टरी को
जो है कंप्रेस कर देती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर यूट्रस के पार्ट देखे थे, उनकी डिटेल पढ़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के बारे में अपन ने पढ़ा था, मस्कुलर ट्यूब होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ठीक है। इसमें अपन ने मेन एम्पुला में तो फर्टिलाइजेशन किया था, 5 सेंटीमीटर लेंथ थी, और इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, जिनको फिम्बरी कहा गया था। उसमें एक बड़ी फिम्बरी थी जिसको ओवेरियन फिम्बरी कहा गया, जो ओवम ट्रांसपोर्ट में काम करती है। फिर अपन ने बात की थी उसके फंक्शन की, तो वही था, ओवम को ट्रांसफर करना, स्पर्म को ट्रांसफर करना, फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देना, और फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है उसको यूट्रस तक पहुंचाना। फिर ओवरी की बात की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, फीमेल गोनैड था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार था, और ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता था। 3:2:1 इसकी मेजरमेंट थी, 2 से 3 ग्राम वेट था। फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की अपन ने बात कर ली, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना पूरा इंटरनल जेनिटल्स कंप्लीट होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो क्लास एंड करते हैं आज की। और ग्रुप पे आराम से पूछो, रोज पढ़ो और रोज पूछो। और ऐसा है ना, अगर जैसे मान लो आपको ओप्स में आप आगे कोई टॉपिक जैसे क्लास में चल रहा हो जो अभी यहाँ पे नहीं हुआ हो, तो वो भी आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम भी बचे, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ आप लोगों के बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आए, ठीक है ना। उसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी है, और मैं भी मेहनत कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी कोर्स कराने की। और यूनिवर्सिटी एग्जाम कब से होंगे, कुछ नोटिफिकेशन है क्या? आप कौन से कॉलेज से हो? यहाँ अच्छा, तो एग्जाम, एक सेकंड रुको, ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।